हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस हेडिंग से कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने के लिए दो अपने तरीके से अपन समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते थे और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। तो ट्रेडिशनली बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता था, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और प्रोसेस यूजफुल फॉर ह्यूमन। मतलब या तो आप किसी लाइव ऑर्गेनिज्म को अपने काम के लिए या ह्यूमंस के इस्तेमाल के लिए उसके किसी यूजफुल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर किसी लाइव ऑर्गेनिज्म से कोई एंजाइम निकाल के उसका इस्तेमाल कर रहे हो, इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये था ट्रेडिशनल या ओल्ड कंसेप्ट। जैसे ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से कर्ड फॉर्मेशन भी एक बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें अपन लाइव ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेड फॉर्मेशन, वाइन फॉर्मेशन, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें भी अपन ईस्ट फंगस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या कहती है, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब ये का यही काम करवाना है, लेकिन उसे करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो पहली चीज तो उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए आपको बाहर से कोई डीएनए उसमें इंसर्ट कराना पड़ेगा, या फिर उसका कोई पर्टिकुलर पोर्शन कट करके निकालना पड़ेगा। तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे और टू अचीव सेम ऑन लार्ज स्केल, और बड़े स्केल पर ये काम करवाएंगे, जो ये काम था वही। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो आती है जो कि यही है बेसिकली, और आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी टेक्निक होती है, वो भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आती है। इन दोनों को मर्ज करके जो ईएफबी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसने एक डेफिनेशन दी है। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करो, तो आप ईएफबी की डेफिनेशन लिखेंगे। वो क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। मतलब नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का जो नॉलेज है उसे अपन को इंटीग्रेट करना है। अब क्या करना है, ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं, सेल ले सकते हैं, पार्ट्स ऑफ देयर उनका कोई हिस्सा हो सकता है, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग या उसके जैसा का जैसा कोई और जो मॉलिक्यूल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि उनसे कुछ प्रोडक्ट मिल सके या अपन कोई प्रोसेस करवा सके। उसे अपन क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। और ये डेफिनेशन जो है कंबाइन करती है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि इसमें नेचुरल साइंस भी है और वो ऑर्गेनिज्म वाली बात भी है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है। देखो कोई भी प्रोसेस कुछ फंडामेंटल्स पर क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी भी दो चीजों पर बेस्ड है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसे अपन केमिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके दोनों को समझते हैं कि ये इसके प्रिंसिपल की ये दो टर्म्स क्या है। तो पहला देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसको पहले अपन इस डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो ये होस्ट का एक डीएनए था और मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूं, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं। पहला, इसको यहां से कट किया और ये जो दूसरा डीएनए जो मैं बाहर से मेरी किसी एक प्रॉपर्टी के लिए इस डीएनए का हिस्सा ऐसा है जिसमें कोई एक फीचर है जो मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इसमें कट करके इसमें ये डाल दिया, ऐसा बना दिया। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। दूसरा तरीका, ये होस्ट का डीएनए था, मैंने इतना सा हिस्सा कट कर दिया और इसे वापस कंबाइन कर दिया, मतलब इतना सा हिस्सा इसमें से निकाल लिया। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो द टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल जो कि जनरली क्या होता है, डीएनए और आरएनए, उसमें क्या करने, अपन को चेंजेस लाने और फिर वो चेंजेस लाकर अपन को उसमें कहाँ इंट्रोड्यूस करा देना है, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देना है, जिससे होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब जीनोटाइप चेंज होगा। जीनोटाइप क्यों चेंज हुआ, क्यों जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया, तो उसका फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। ये जो टेक्निक है ये क्या कहलाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसके लिए आपको होस्ट का या जो ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर करने की दो टेक्निक, या तो बाहर से कोई डीएनए उसमें इंसर्ट कराओ या उसके खुद का डीएनए का कुछ छोटा सा हिस्सा कट करके निकाल दो। इस चैप्टर में अपन ज्यादातर फर्स्ट स्टेप करेंगे, मतलब कट करके बाहर से कोई फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए उसमें इंसर्ट करवाएंगे। सेकंड जो है प्रिंसिपल में आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब ये क्या है, यूज ऑफ केमिकल्स एंड टेक्निक्स। मतलब
केमिकल और प्रोसेस का इस्तेमाल करना किसके लिए? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल मीडियम। देखो, जब आप बायोटेक्नोलॉजी कराते हो तो आप जिस सेल पर फोकस करना चाहते हो उसके अलावा अगर कोई सेल को न्यूट्रिशन मीडियम मिल जाए या कोई और चीज आ जाए तो प्रोसेस खराब हो सकता है। तो आपको पूरा का पूरा मीडियम स्टेराइल रखना है। स्टेराइल मतलब उसमें आप जिस सेल को फोकस करा रहे हो उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो मेंटेनेंस का काम किससे करेंगे अपन? केमिकल से। अलाउ ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड सेल, और फिर सिर्फ डिजायर्ड सेल की ग्रोथ के नंबर बढ़ने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और उससे जो यूजफुल चीजें हैं वो बनाना, जैसे एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम वगैरह। अब इन तीन काम के लिए जो भी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा किसका हिस्सा है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का हिस्सा है। जैसे इस चैप्टर के एंड में जब अपन डाउन प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो वो बेसिकली किसका हिस्सा है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ये दो टेक्निक अपने हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसे केमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये दो की कंसेप्ट है किसके? बायोटेक्नोलॉजी के। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखो, इसके बाद में जो चैप्टर में इस चीज के बाद में नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है, अपन पहले उसको अच्छे से समझेंगे और फिर अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, कुछ पॉइंट लेते हैं अपन। पहला, अपनी बुक में लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आती, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो परमिट करता है वेरिएशन को। अब इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन में, जो अपन एनिमल ब्रीडिंग वगैरह करते हैं उसमें। तो क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें मान लो ए एक करेक्टर है और दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बी एक करेक्टर है, और मैं चाहता हूँ ये दोनों करेक्टर किसी एक ऑर्गेनिज्म में आ जाए। तो मैं इसके लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल करता था? अभी तक अपन ने पढ़ा था एनिमल ब्रीडिंग या प्लांट ब्रीडिंग का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन दो के बीच में ब्रीडिंग कराने पर जो अनडिजायर्ड करेक्टर है वो मैच कर जाते हैं और जो अपन चाहते थे वो मैच ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। डिसएडवांटेज क्या है? इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायर्ड जीन अलोंग विथ डिजायर्ड जीन। और कभी कभी तो ऐसा होता है डिजायर्ड जीन आती भी नहीं है। इसे ओवरकम कैसे करते हैं? इसे करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। क्यों? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के केस में अपन होस्ट के डीएनए से पहले पता करते हैं कि किस टुकड़े से या किस फ्रेगमेंट से अपना जो करेक्टर है वो बनता है। अपन सिर्फ उसी टुकड़े को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करेंगे। जब इसी टुकड़े को करेंगे तो सिर्फ ये ही करेक्टर इसमें जाएगा, ये बाकी के करेक्टर तो यहीं रह जाएंगे। इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, फिर जीन की क्लोनिंग मतलब कॉपी बनानी होती है, और फिर उसे किसी जगह पर ट्रांसफ़र करना होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउ टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली डिजायर्ड जीन इनटू टारगेट ऑर्गेनिज्म। We integrate desired gene into host organism which has ability to replicate। ऐसे होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें वो क्या करेगा? रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी होगी। इस पॉइंट को अच्छे से समझो। सपोज करो ये एक सेल है और इसमें बाहर से आपने एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, तो ऐसा थोड़ी होगा ये डीएनए अपना कॉपी बनाने लग जाएगा। आपको इसको होस्ट के डीएनए में किसी ऐसी जगह फिट करना पड़ेगा जो बाकी का हिस्सा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी रखता हो। तब जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये अपने साथ साथ इस नए वाले टुकड़े का भी रेप्लिकेशन करा देगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि वी इंटीग्रेट डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट क्रोमोसोम विच हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट ड्यू टू विच इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विथ होस्ट डीएनए। तब होस्ट डीएनए रेप्लिकेट करेगा, इनहेरिटेड करेगा, उसके साथ आपका डिजायर्ड डीएनए भी करेगा। दिस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है क्लोनिंग कहलाएगा। अब होस्ट के पास ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से वो रेप्लिकेशन खुद करवा सकता है? तो उसके लिए उसके पास में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होगा जो डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करवाता है, जिसे कहते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर होस्ट के पास ORI है तो वो खुद रेप्लिकेट कर सकता है, और अगर आप ORI वाले हिस्से में आप इंसर्ट करवा देते हैं, मतलब मान लो कि ये एक चीज़ है जिसमें खुद का ORI है
और यहाँ पर आप इंसर्ट करवा देते हो तो ये टुकड़ा अपना खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है क्योंकि इसके पास ओ आ रही है। तो जब आप इस टुकड़े को जोड़ दोगे तो ये टुकड़ा भी इसके साथ क्या कर पाएगा, रेप्लिकेट कर पाएगा। तो एलियन डीएनए मतलब जो बाहर से डीएनए ले रहे हैं या डिजायर्ड डीएनए भी कह सकते हैं, उसे अपन ओआरआई वाले हिस्से में जोड़ना चाहिए। ओआरआई के बारे में और डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब अपन वेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी अपन इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना सा याद रखो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, पहले जिस डीएनए को अपन को चाहिए उनको आइसोलेट कर देते हैं और उसको बाद में जोड़ देंगे, उसे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब ये कैसे होता है यही अपन देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, आज के वीडियो में भी समझेंगे। और उसके बाद में इसको ऐसे होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। अपन को क्या पता चलेगा उसमें है या नहीं, ओआरआई देखकर। अगर उसके पास ओआरआई है इसका मतलब उसके पास खुद के पास रेप्लिकेशन की एबिलिटी है, वहाँ इसे फिट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पहली बार दो अलग अलग डीएनए को मर्ज किसने करवाया। तो ये काम किया था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। और कब किया था, इन 1972 में। इन दोनों ने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और उसमें देखो एक अपने होते हैं, एक चीज पहले समझो कि कोई भी बैक्टीरिया के अंदर एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल तो है ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। मतलब इस क्रोमोसोम के अलावा और जेनेटिक मटेरियल होता है जो कुछ और फीचर्स देता है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया, बाहर निकाला, और किसी और बैक्टीरिया का एक प्लाज्मिड लिया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। मान लेते हैं कि ये जो डार्क ग्रीन कर रखा है ये उस प्लाज्मिड का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। और उन्होंने इन दोनों पर कट बनाए, और वो कट बनाने के लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। अब ये कट कैसे बनाता है, ये एंजाइम क्या है, वो अभी अपन आज ही के वीडियो में समझेंगे। ठीक है, और इससे कट बनाकर ऐसे कर दिया, ये हिस्सा निकाल लिया, इसमें भी कट कर दिया। फिर लाइगेज एंजाइम, उस एंजाइम से इन दोनों को ऐड कर दिया। लाइगेज को कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू और रेस्ट्रिक्शन को कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, जो बना वो क्या हो गया, आरडीएनए बोले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। और फिर इसे एक किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया, जैसे उन्होंने किया था ई कोलाई में। और अब जब ये ई कोलाई बैक्टीरिया अपना रेप्लिकेशन करेगा, मतलब जब ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन भी शो कर सकता है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर ये अपने नंबर बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा जैसे जैसे इसकी क्लोनिंग होती जाएगी, मतलब इसकी और कॉपी बनती जाएगी। तो ये प्रोसेस सबसे पहली बार किसने किया था, स्टैनले कोहेन, और किसने किया, हर्बर्ट बॉयर ने। तो दे यूज प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और अदर बैक्टीरिया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। और वो प्लाज्मिड क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। उसे और किस में होता है, ये बैक्टीरिया में, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया में कुछ एडिशनल फीचर्स आते हैं लेकिन वो लाइफ सस्टेनिंग नहीं होते। जैसे अगर प्लाज्मिड की वजह से उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो वो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक के टूवर्ड्स में रेजिस्टेंस शो करेगा। अगर आप प्लाज्मिड निकाल दोगे तो वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, बस अब उसमें वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चला जाएगा। तो बैक्टीरिया में मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और होता है, सर्कुलर होता है, उसे अपन प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं का इस्तेमाल करके स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने सबसे पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब अपन इसको कह चुके हैं कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो जैसे नॉर्मल किसी चीज में टूल्स चाहिए होते हैं, यहां पर भी चाहिए होंगे। तो टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें सबसे पहला है कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये सब अपन आज ही के वीडियो में समझेंगे। फिर सेकंड है वेक्टर और होस्ट डीएनए, ये आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहला है एंजाइम। तो अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अभी के लिए ऐसा देखते हैं कि ये कैसा एंजाइम है जिससे कट बनाए जाते हैं। अब क्या है इसको अभी अपन डिटेल में देखेंगे, इसलिए पहले छोटे छोटे से एंजाइम कर लेते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से आप इतना याद रखो, उससे कट बनाए जाते हैं। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, उन कट को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। जैसे मान लो ये एक कट था
और ये एक डीएनए का कट था। देखो आप शायद जानते होंगे कि डीएनए के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ये GATTC, ये नाइट्रोजन बेस पेयर से बने हुए क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और G और C आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, A और T आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो जैसे ही इन दोनों को पास में लाओगे तो इसमें और इसके बीच में क्या बनने लग जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उस हिसाब से तो ये जुड़ गया, लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इनको आपस में कैसे चिपकाएंगे? इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, इनके बीच में बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ऐसे कैसे, इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में भी इनको कैसे चिपकाएंगे? जब A T के ऊपर आएगा तो वो उससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन ये दोनों कैसे जुड़ेंगे? उसके लिए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, लाइगेज एंजाइम कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और क्योंकि ये टुकड़ों को जोड़ता है इसलिए इसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। आप नोट भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज। देखो पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो पॉलीमर बनाने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज मतलब ये डीएनए बनवाने का काम करेगा। तो कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और इसकी वजह से ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये अपन 6 चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए समझो कि ये डीएनए को क्या करता है, बनाने का काम करता है, और जिससे डीएनए की कॉपी बनाएंगे मतलब क्लोनिंग करने में हेल्प होगी। इस एंजाइम के बिना डीएनए की कॉपी नहीं बन सकती। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर यहां पर मैंने लिखा था कि ये जो है कैन रेप्लिकेट, तो अगर ये रेप्लिकेट करता है इसका मतलब इसको भी एक एंजाइम चाहिएगा। कौन सा चाहिएगा, डीएनए पॉलीमरेज। बिना डीएनए पॉलीमरेज के कोई भी डीएनए एक और अपने जैसा डीएनए नहीं बना सकता। नेक्स्ट है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। देखो ये अपनी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये प्लाज्मिड था, और मान लो कि इस प्लाज्मिड का मैंने इतना सा हिस्सा कट किया। तो अगर इतना सा हिस्सा कट करूंगा और मैं चाहता हूं कि इसमें ये वाला डीएनए बीच में फिट हो, लेकिन उससे पहले तो ये आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं वो इंसर्ट ना करूं ये ऐसे वापस सर्कुलर ना बने। उसके लिए मुझे कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। इट कट द फॉस्फेट at 5 end of circular DNA and help in keeping DNA linear। linear का मतलब है उसे वापस सर्कुलर बनने से रोकेगा, उससे पहले नहीं बनेगा जब तक अपन यहाँ पर कुछ इंसर्ट करके डीएनए लाइगेज वगैरह नहीं लगाएंगे। सो दैट फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड, ताकि इसके बीच में अपन क्या इंसर्ट कर सके, फॉरेन डीएनए क्या कर सके, इंसर्ट कर सके। तो ये काम किसका होता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज का। तो लाइगेज टुकड़ों को जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की कॉपी बनाता है, और एल्केलाइन फॉस्फेटेज सर्कुलर डीएनए को खोल के रखता है ताकि उसमें डीएनए फिट कर सके। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है वो अपने आज की वीडियो का डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। तो उसे अपन देखने वाले हैं। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो अपन देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और अब ये वीडियो में अपन इसी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, ये एक तरह का ऐसा एंजाइम होता है जिससे डीएनए पर कट बनाए जा सकते हैं। अभी तक के वीडियो से ये तो क्लियर हो गया, अब इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो देखो 2 एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड इन ई कोलाई इन 1963। 1963 में ई कोलाई में 2 तरह के एंजाइम डिस्कवर्ड हुए, और ये एंजाइम जो थे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकते थे। अच्छे से सुनना आप, देखो बैक्टीरियोफेज एक तरह के वायरस होते हैं, और ये वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब बैक्टीरिया की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं खुद के मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए, और बैक्टीरिया को किल भी कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया के पास इम्यूनिटी तो होगी, जैसे अपने अंदर इम्यूनिटी होती है बैक्टीरिया में भी होगी। तो बैक्टीरिया इन बैक्टीरियोफेज से कैसे फाइट करता है, सबसे तो नहीं कर पाएगा लेकिन कुछ से तो कर पाएगा। तो कैसे कर पाएगा, तो ई कोलाई के अंदर देखा गया कि 2 तरह के एंजाइम थे जिससे वो बैक्टीरियोफेज से क्या कर सकता था, फाइट कर सकता था, या उसे ग्रो करने से रोक सकता था। और वो 2 एंजाइम क्या थे, एक था मिथाइलेज और एक था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, जो बैक्टीरियोफेज आता था उसके डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देता था। अब क्वेश्चन उठता है कि जब ये उसके डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर सकता है, इसका मतलब ये एंजाइम तो बैक्टीरिया के खुद के डीएनए के भी कर देना चाहिए। तो उससे बचने के लिए एक और एंजाइम था उसके अंदर, मिथाइलेज। इट ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए
और इट प्रिवेंट एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो उसने अपने अंदर एक ऐसी चीज रख रखी थी जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, जिससे आने वाले डीएनए के तो टुकड़े हो जाए, और एक एंजाइम ऐसा था जिससे खुद के डीएनए के टुकड़ों से बचाया जा सके। और यहां से पता चला कि एक ऐसा एंजाइम होता है जिससे डीएनए को कट किया जा सकता है। हालांकि उस डीएनए को उस एंजाइम को निकाला नहीं गया, उससे नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये फर्स्ट इंस्टेंस था जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में पता चला। नेक्स्ट है डिस्कवरी किसे क्रेडिट देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की, तो वर्नर आर्बर और हैमिल्टन स्मिथ, इन्होंने क्या किया था, और एक नाथन्स करके एक साइंटिस्ट थे, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का क्रेडिट दिया जाता है। इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला। अपनी बुक में नाम नहीं है, अब चाहे तो याद कर सकते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक्चुअल में कौन सा एंजाइम है उसको और डिटेल में समझते हैं। तो देखो, पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो ये एक न्यूक्लियेज कैटेगरी का एंजाइम है, और न्यूक्लियेज ऐसा एंजाइम होते हैं जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं। इसका मतलब ये डीएनए को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, न्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। अब देखो, ये मान लेते हैं कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसमें ये हिस्सा आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो अगर कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ता है तो उसके बीच में टुकड़े हो जाएंगे। अब ये टुकड़े यहां से भी किए जा सकते हैं एंड पॉइंट से, और ये टुकड़े यहां बीच में से भी किए जा सकते हैं। अगर एंड पॉइंट से किया जाता है तो उसे एक्सोन्यूक्लियेज कहते हैं, और मिडल में से किया जाता है तो उसे एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है एक तरह का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, और क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज या किसी चीज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नाम दिया गया। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बेसिकली न्यूक्लियेज की एक सब कैटेगरी एंडोन्यूक्लियेज का एक टाइप है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज अ स्पेशल क्लास ऑफ एंडोन्यूक्लियेज विच क्लीवेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एट मिडल स्पेसिफिक रीजन। एक पर्टिकुलर जगह से वो कट करेगा। इट इज यूज्ड इन कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, हेंस इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। इको R1, इसे लास्ट को आई नहीं पढ़ना, ये फर्स्ट है, इको R फर्स्ट, H हिंड फर्स्ट, हिंड सेकंड, बाम HI, H फर्स्ट, ये सब किसके नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के नाम है। अब ये नाम ऐसे क्यों है उसको भी अभी अपन देखते हैं। ये भी देखते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ ना कि स्पेसिफिक पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब वो कैसे पहचानेंगे कि किस जगह से कट करना है, वो भी अपन समझेंगे। ठीक है, तो पहले इनका नेमिंग देखते हैं। तो क्योंकि अभी अपन ने ऊपर देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में नेचुरली होते हैं ये। तो जो इनकी नेमिंग है उसमें बैक्टीरिया का जीनस और बैक्टीरिया का स्पीसीज का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, इसमें जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है वो बेसिकली उस बैक्टीरिया का जीनस है जिससे ये निकाला गया है। उस बैक्टीरिया के नाम का फर्स्ट लेटर अपन कैपिटल में लिख लेंगे। फिर अगले दो लेटर, जैसे इसमें CO, इसमें IN, इसमें भी IN, इसमें AM, ये क्या है, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्पीसीज के फर्स्ट दो लेटर है जिसे अपन स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे इको R फर्स्ट, इसमें E है एस्केरिया, और CO क्या है, कोलाई। तो एस्केरिया कोलाई से ये एंजाइम निकाला गया, तो एस्केरिया का E और कोलाई का CO। तो ये तीन यहां तक तो समझ में आ गया। फिर अगला लेटर ये R, और उससे अगला लेटर ये रोमन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट लेटर जो है वो बैक्टीरिया का स्ट्रेन बताता है। बैक्टीरिया की अलग अलग वेरिएशन होते हैं, तो कौन से स्ट्रेन से निकाला गया। और लास्ट में रोमन नंबर में अपन लिखेंगे ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड। इसका मतलब अगर उस एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए हैं, तो जो पहला निकाला जाएगा उसके पीछे फर्स्ट लगाएंगे, जो उधर से दूसरा आइसोलेट किया जाएगा उसके पीछे 2 लगाएंगे। ठीक है, ऐसे चलेगा। जैसे इको R1 में E क्या है, एस्केरेशिया, CO क्या है, कोलाई, R किसको डिनोट करता है, RY स्ट्रेन को, और फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट एंजाइम है जो एस्केरेशिया कोलाई से निकाला गया। ऐसे कैसे, हिंड फर्स्ट और हिंड सेकंड, तो दोनों में HH है, तो ये दोनों हीमोफिलस जीनस के बैक्टीरिया से निकाले गए। IN है, तो मतलब ये दोनों इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया जो स्पीसीज है उससे निकाले गए। RD स्ट्रेन का नाम है और उसका D अपन ने यहाँ इस्तेमाल कर दिया।
ठीक है, इसके पीछे फर्स्ट लगा हुआ है, इसका मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये पहला जो था एंजाइम आइसोलेट किया गया और ये दूसरा एंजाइम आइसोलेट किया गया। अब यहां देखो ये कंफ्यूजन होता है कि बुक में लिखा हुआ है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो हिंड सेकंड था। तो बच्चे पूछते हैं फर्स्ट हिंड सेकंड क्यों है, हिंड फर्स्ट क्यों नहीं? तो इसको आप अच्छे से सुनना। पहले डिस्कवरी का मतलब पहले उस एंजाइम के बारे में जो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पता चला था वो हिंड सेकंड ही था, लेकिन उसे क्या नहीं किया गया, आइसोलेट नहीं किया गया। उसके पूरे करेक्टर्स मतलब ये कैसे, उसका पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, वो सब पता नहीं किया गया। वो पता करने का जो ऑर्डर होता है वो अपन नाम में इस्तेमाल करते हैं। देखो नाम में क्या लिखा था कि यहां लास्ट रोमन नंबर ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड। तो जब एंजाइम निकालने की बारी आई तो पहले कौन सा एंजाइम आइसोलेट किया गया, ये वाला, उसके बाद ये वाला, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपन को पहले पता चल गई। इसी वजह से नेमिंग में तो इसका ऑर्डर सेकंड आता है, लेकिन जब डिस्कवरी की बात की गई तो ये पहला था। मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी लेकिन इसके आइसोलेशन में टाइम लग गया और उस ड्यूरेशन में इससे पहले कोई और आइसोलेट हो गया, इसलिए उसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, लेकिन पता तो पहले इसके बारे में पता चला था, इसलिए ये फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकंड है और बुक लिखती है इट्स आइसोलेशन एंड करेक्टर जो है वो अकर 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद इसे आइसोलेट किया गया। उससे पहले इसी बैक्टीरिया से एक और एंजाइम डिस्कवर्ड हो गया और उसे आइसोलेट भी कर लिया गया, तो उसका नाम फर्स्ट कर दिया और इसका सेकंड हो गया। अब देखते हैं कि ये अपन ने लिखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो एक स्पेसिफिक जगह से कट करता है और वो स्पेसिफिक जगह जो होती है वो बेसिकली एक पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। तो पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? तो बचपन में आप सबने ऐसे क्वेश्चन पूछे होंगे कि ऐसा वर्ड बताओ जो उल्टा सीधा एक जैसा होता है। जैसे आपने सुना होगा मैडम, MADAM, और इधर से रीड करें तो MADAM, या फिर अपनी बुक में दे रखा है मलयालम तो उसकी स्पेलिंग उल्टी सीधी एक जैसी होती है। तो पैलियोंड्रोमिक का मतलब जो दोनों तरफ से रीड करने पर एक जैसा सीक्वेंस दे उसे पैलियोंड्रोमिक कहते हैं। लेकिन डीएनए के केस में स्लाइटली वेरिएशन है और वो क्या है, ध्यान से सुनना। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड 5' से 3' की तरफ चलता है और एक 3' से 5' की तरफ चलता है और ये उसके बेस पेयर है। तो अगर डीएनए के बेस पेयर पर, मतलब ये जो दोनों स्ट्रैंड पर जो बेस पेयर है, अगर उनकी रीडिंग की सीक्वेंस सेम रखी जाए, रीडिंग सीक्वेंस सेम मतलब अगर मैं इसको 5 एंड से रीड कर रहा हूं तो दूसरे वाले को भी कहां से रीड करना है, 5 से ही रीड करना है, और वो दोनों सेम आए तो उसे पैलियोंड्रोमिक कहते हैं। देखो इसको 5 से रीड करूंगा तो GAATTC, और ये नहीं देखना कि इधर से रीड कर लो, लेकिन उसके सामने वाले स्ट्रैंड को यहां से रीड करो 5' से, GAATTC, तो दोनों हो गए ना सेम, तब इसे क्या कहेंगे, पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम, दोनों सेम रीड होता है कब और कहां पर, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम, जब आप रीड करने का सीक्वेंस सेम। ऐसे नहीं करना इसको इधर से रीड करना और इसको भी इधर से कर लिया, नहीं, इसको इधर से किया और इसको इधर से, तो ये सेम कैसे हो गया, क्योंकि यहां ऊपर वाले को अपन 5' से रीड कर रहे हैं, नीचे वाले को भी 5' से रीड कर रहे हैं, और तो जैसे जैसे रीड करोगे सेम तरह के बेस पेयर आए तो उसे पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक पर्टिकुलर पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जहां से वो आइडेंटिफाई करता है। मतलब ये जो साइड देख पा रहे हो ये इको आर फर्स्ट की है, तो मान लो ये इतना बड़ा डीएनए है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1 पहले इसमें पूरे में चेक करेगा कि कहां पर ऐसा सीक्वेंस है और जहां सीक्वेंस होगा वहां कट कर देगा। तो इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक जगह से ही कट करेंगे, इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलियोंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है इसे अभी अपन एक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है इसका एक एग्जांपल ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो सपोज करो ये एक डीएनए है और ये एक डीएनए, इस डीएनए को नाम दे रखा है वेक्टर डीएनए, ये फॉरेन या डिजायर्ड डीएनए, इन दोनों को अपन को मिक्स करना है। वेक्टर डीएनए एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, वो अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इको R1।
तो पहले तो इको R1 इन दोनों डीएनए में अपना पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस फाइंड करेगा, जो कि क्या है GAATTC, GAATTC, इसमें भी है रहा। तो ये फाइंड किया और फिर जाकर वहाँ पर कट बना देगा, देखो ऐसे कट बना देगा, और कट करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर है, मतलब इस कट के बाद में जिसके सामने कुछ नहीं है, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टिकी एंड। क्या कहते हैं? स्टिकी एंड। क्यों कहते हैं? ये चिपचिपे एंड है क्योंकि ये वाला हिस्सा इस वाले के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि ए जो है वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है? टी के साथ। यहाँ पर भी टी के साथ, यहाँ पर भी ए के साथ, यहाँ पर ए के साथ। तो ये दोनों तो आपस में जुड़ना चाहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्टिकी एंड। हालांकि जब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे स्टिकी एंड से तो जुड़ जाएगा, लेकिन इस हिस्से में बोले तो इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से के बीच में और इधर, मतलब एक इधर और एक इधर, यहाँ कैसे जुड़ेगा? ये जोड़ने के लिए अपन को एक और एंजाइम चाहिएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे? डीएनए लाइगेज, जो अपन पहले ही समझ चुके हैं, तो उसे अपन डीएनए लाइगेज कहेंगे। तो ईच रेस्ट्रिक्शन फाइंड इट्स स्पेसिफिक पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस एंड कट द डीएनए। दोनों डीएनए को वो वहीं से कट करेगा, तो दोनों के पास एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हो जाएंगे। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेज ऑन ईच स्ट्रैंड और दे टेंड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट। ऑब्वियस थिंग है, एक ही एंजाइम से कट करेंगे तो ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, हैंस दे आर नॉन एज स्टिकी एंड। और अब ये एंड जो होते हैं आपस में जोड़ दिए जाते हैं, किससे? डीएनए लाइगेज से। इन दोनों के बीच में बॉन्ड तो अपने आप ही बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बस इस हिस्से को इधर से जोड़ने के लिए अपन को क्या चाहिएगा? डीएनए लाइगेज। तो ये था अपना क्या? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब अपन एक और टेक्निक के बारे में देखते हैं कि जब अपन किसी एंजाइम को किसी डीएनए मटेरियल को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो कभी कभी बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं, तो उनको साइज के हिसाब से अलग कैसे करते हैं, उसके लिए क्या टेक्निक है, उसे समझ के आज के वीडियो को अपन एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं, जो कि है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अपनी बुक में हेडिंग है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अच्छे से सुनना, जब अपन किसी प्रोसेस के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। मान लो वहां पर डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हैं और मैं उनको सेपरेट करना चाहता हूं साइज के हिसाब से, तो मैं किस टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा? तो जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब पहले इस हेडिंग को अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक तरह का मूवमेंट है, मतलब किसी चीज का मूव करना, किसके रेस्पेक्ट में या किसकी वजह से? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी मॉलिक्यूल्स का या किसी पार्टिकल का मूव करना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। डीएनए एक चार्ज्ड पार्टिकल है, तो अगर उसे फील्ड में रखेंगे तो वो डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसके मूवमेंट को थोड़ा स्पेसिफिक बनाने के लिए एक जेल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें डीएनए के टुकड़े डाल देंगे और फिर अपन वो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो अब जेल के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, इसलिए इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके डीएनए के टुकड़ों को साइज के हिसाब से अरेंज किया जा सकता है। कैसे? देखो ध्यान से। तो पहले वापस देखते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है फॉर सेपरेटिंग चार्ज मॉलिक्यूल विद डिफरेंट साइज। अलग अलग साइज के जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब डीएनए को भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं तो डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट बन सकते हैं। स्पेशली कुछ स्पेशल केस में जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह समझेंगे तो उसमें बहुत सारे टुकड़े भी हो सकते हैं। These fragment can be separated by gel electrophoresis। उन्हें पहले साइज के हिसाब से अरेंज करके सेपरेट किया जा सकता है। अब करेंगे कैसे? देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें यहाँ पर क्या भर रखा है? जेल भर रखा है, और ये पूरा किसका बना हुआ है? ग्लास का। और यहाँ ऊपर छोटे छोटे से वेल होते हैं, मतलब खड्डे होते हैं। यहाँ पर डीएनए सैंपल को क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। और यहाँ पर देखो कैथोड लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एनोड। जैसे ही डीएनए सैंपल यहाँ रखे जाएंगे तो डीएनए सैंपल किस तरफ मूव करना चाहते हैं? एनोड की तरफ। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो खुद नेगेटिव चार्ज है, तो किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ बीच में जेल भरा हुआ है तो वो आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे।
तो जो छोटा टुकड़ा होगा वो आसानी से मूव कर पाएगा, जो बड़ा टुकड़ा होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा, जो और बड़ा होगा वो और धीरे मूव करेगा। तो धीरे धीरे अपन देखेंगे, जो अपन ने यहाँ सैंपल डाले थे उसमें बहुत सारे बैंड बन जाएंगे। जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे, वो जल्दी दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, तो वो पहले आ जाएंगे, उससे भारी पीछे, उससे भारी पीछे, उससे भारी पीछे। तो साइज के हिसाब से अरेंज हो गए और फिर इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये अपना क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स एनोड। उन्हें एनोड की तरफ मूव करवाएंगे, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम में से करवाएंगे और ये मैट्रिक्स में से करवाएंगे। और वो मीडियम या मैट्रिक्स जनरली जेल होता है। अपनी बुक में लिखा हुआ है एगेरोस जेल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे पॉली एक्रिल एमाइड जेल का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो एगेरोस जो जेल जो होता है वो बेसिकली अपनी बुक कहती है ये एक तरह का सी वीड्स जो होते हैं उनसे निकाला गया एक नेचुरल पॉलीमर है। जेल कंटेन पोर, जेल के अंदर छोटे छोटे से पोर होते हैं जिनके अंदर से मूव करना होता है। हालांकि बड़े डीएनए फ्रेगमेंट को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, छोटा आसानी से करेगा। सो दे एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीव, तो ये छाननी की तरह काम कर सकता है मॉलिक्यूल्स के लिए। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहते हैं, लाइगेज को। मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को। और अब अपन देख रहे हैं मॉलिक्यूलर सीव्स किसे कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। मूवमेंट ऑफ फ्रेगमेंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ फ्रेगमेंट के। मतलब साइज ऑफ फ्रेगमेंट बड़ी होगी तो मूवमेंट स्लो होगा, साइज ऑफ फ्रेगमेंट छोटा होगा तो मूवमेंट फास्ट होगा। हेंस दे अरेंज अकॉर्डिंग टू साइज, वो साइज के हिसाब से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। दीज फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज, अब इनको देखना है अपन को कि ये फ्रेगमेंट्स कैसे, तो देखने के लिए एक डाई का इस्तेमाल करते हैं। और वो डाई कौन सी होती है, इथिडियम ब्रोमाइड होती है। और इस डाई से करने के बाद जब इसके ऊपर यूवी लाइट गिराई जाती है तो ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं और इस तरीके से इन्हें विजुअलाइज किया जाता है। ठीक है, we see orange color band. The separated DNA cut out from agarose gel and extracted DNA from gel piece. इस स्टेप को क्या कहते हैं, इल्यूशन। इल्यूशन का क्या मतलब होता है, जेल से उन डीएनए फ्रेगमेंट के टुकड़ों को सेपरेट करना। विच ऑब्टेन प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट, उसके बाद में अपन उन डीएनए फ्रेगमेंट को ले लेंगे। विच इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर उसे अपन किसी और के साथ फिट कर सकते हैं या और किसी प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अपना टूल नंबर सेकंड, जो कि क्या है, बेसिकली वेक्टर। अब वेक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको अपन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।